हेलो गाइस। आज हमने टॉपिक अभी रिसेंटली कवर किया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम इस सवाल की शक्ल में उन तीनों टॉपिक्स को रिविजिट करेंगे और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्सेशन को कंप्यूट किया जाता है। दिस इज आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है इस सवाल में कि गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ ट्राई स्टार एंड कंपनी फॉर द टैक्स ईयर एंडेड ऑन जून 30th 2020। अब आप अगर इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कन्वेंशनल सेंस में बनाई गई है, जिस सेंस में नॉर्मली ब्रिटिश अकाउंटिंग में बनती है कि मैंने इसको ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट किया। इनकम साइड पे अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट किया, then premium on issuance of debentures, capital gain on sale of shares, dividend income, bad debt recovered and profit on common securities की फिगर दी हुई है। दूसरी साइड पे एक्सपेंसेस दिए हुए, ऑफिस सैलरीज, सन्डरी एक्सपेंसेस। सन्डरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फीस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस क्लेम्स, कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर। अगर डिबेंचर इशू करने की जो कॉस्ट होती है उसको आप अक्सर फाइनेंस में फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया डिबेंचर्स के ऊपर। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि बहुत दफ़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज़ या बाकी लोग कुछ पैसा गबन कर लेते हैं, उर्दू में जिसको हम गबन कहते हैं, वो चोरी कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट। रेट एंड टैक्सेस, बैड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम टैक्स। इस तरह करते हुए हमें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट की फिगर पहुंची है, वो नेट प्रॉफिट की जो फिगर है दैट इज 874,800, यानी कि 8,74,800 रुपये। ये हमारे पास एक बैड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी हुई है ट्राई स्टार कंपनी की। इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ये आपको पता है एक नॉर्मल तरीक़ाकार है। इस सवाल में मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत सी चीज़ें डाल दूं ताकि आपके बहुत से सवालों के बहुत से जो आइटम्स हैं वो इसी सवाल में एडजस्ट हो सकें। सबसे पहले देखें आप लाइन अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है सेल्स एंड परचेजेस आर वेरीफाइड देयरफॉर डिक्लेयर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज लायबल टू बी एक्सेप्टेड। सबसे जो पहली लाइन में जो कि ग्रॉस प्रॉफिट शुरू किया था, तो मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसी फिगर है जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इतराज नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझता है कि ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सही निकला हुआ है। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप जरा ऊपर दोबारा देखें, मैंने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को सही करार दे दिया। अब मैं आगे चलता हूँ एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहला एक्सपेंस लिखा हुआ है ऑफिस सैलरीज, 2 लाख रुपए। नीचे में अगर देखूं तो बी पार्ट में लिखा हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ 56,000 फ्रॉम सैलरीज एंड वेजेस वर नॉट अलाउड बाय एफबीआर बीइंग पेड इन कैश। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि एफबीआर की या इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है कि 15,000 रुपये से ऊपर की अगर किसी भी शख्स की मंथली सैलरी है तो वो आपने उसको थ्रू क्रॉस चेक बैंक के थ्रू पे करनी है। कैश में अगर आप पे करेंगे तो वो एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो वही वाला जो क्लॉज है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है कि 56,000 रुपीज की जो फिगर है उस पर एफबीआर ने इजाजत नहीं दी कि आपने कैश में पे किया तो ये एक्सपेंस को वो एक्सपेंस नहीं मान रहे। इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट में तो वो एक्सपेंस लिखा हुआ है लेकिन टैक्स वाले उसको एक्सपेंस नहीं मान रहे। पहली पॉइंट हमें पता चल गया जिसको हमें ठीक करना है। ऑफिस सैलरीज के बाद दूसरी फिगर क्या है जी, सन्ड्री एक्सपेंसेस 40,000। हम देख लेते हैं कि सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में कोई एतराज है जी। वो कहता है जी सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 8,600 एज डोनेशन मेड टू वेलफेयर इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 61। आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये जो डोनेशन हम करते हैं, डोनेशन हमें करने की इजाज़त है अंडर सेक्शन 61। जब हम करते हैं तो उस पर हमें एवरेज रिलीफ मिलता है, और अगर वो क्लॉज 61 के तहत हुई हो तो फिर वो पूरी की पूरी उसको हम निकाल सकते हैं अपनी इनकम से। तो ये जो कि 8600 की डोनेशन है, डोनेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, तो ये अब यहाँ पे एज ए एक्सपेंस तो जाहिर है हैंडल नहीं हो सकेगी। हाउ एवर इस डोनेशन के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस शख्स को या इस जो भी इसका लीगल स्टेटस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको इसके ऊपर एवरेज रिलीफ जरूर मिल सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बात आ गई कि 8600 इज नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, हाँ इसका फायदा हमें बाद में होगा इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलीफ।
डी पार्ट के अंदर आगे वो मजीद बताता है सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 4800 एज सेल टैक्स पेड ऑन इंटरनेट बिल टू नया टाइम। अब आप देखें यहाँ पे आपको एक सवाल बहुत ही समझदारी से समझना है। हमने एक सवाल सॉल्व किया था अपने लेक्चर्स के अंदर कि जब हमने सेल टैक्स किसी मशीनरी के ऊपर पे किया था तो हमने कहा था कि मशीनरी पे किया हुआ सेल टैक्स जो है वो चूंकि उस एसेट का हिस्सा बन जाता है, उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाता है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए सेल टैक्स वहां पे अलाउड नहीं था, ठीक है, एज ए एक्सपेंस। यहाँ पे देखें ये सेल टैक्स क्या है, ये सेल टैक्स पेड ऑन इंटरनेट बिल है। इसका मतलब है कि इंटरनेट बिल वॉज एन एक्सपेंस और ये एक्सपेंस के ऊपर सेल टैक्स है। एक्सपेंस के ऊपर सेल टैक्स जब पे किया जाता है तो वो एक्सपेंस का हिस्सा बन जाता है। तो एक्सपेंस एज ए एडमिसिबल एक्सपेंस इज अलाउड हेयर, ठीक है। मशीनरी के केस में चूंकि सेल टैक्स जब पे किया था तो वो एसेट का हिस्सा बन गया था, तो वहां पे अलाउड नहीं था। यहाँ पे चूंकि वो एक्सपेंस का हिस्सा बन गया इसलिए वो अलाउड है, ठीक है। तो ये आपने सेल टैक्स से कंफ्यूज नहीं होना। सेल टैक्स जब आपने एसेट पे किया है तो वो सेल टैक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन गया और बीइंग एन एसेट एक्सपेंस में शामिल नहीं है। यहाँ पे चूंकि सेल टैक्स एक्सपेंस पे हुआ है तो ये एक्सपेंस का हिस्सा बन गया और एक्सपेंस इज अलाउड एज ए डिडक्टेबल आइटम फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो इसलिए यहाँ पे 4800 का कोई रोल नहीं है, लेकिन 8600 पिछला जो अपना डोनेशन है उसको ज़ाहिर है हमने फिर उसमें से माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो मौजूद है, आपके सामने दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप इसको यहाँ से पढ़ते जाएं, दूसरा तरीकाकार हो सकता है आप वहां से पढ़ते जाएं। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद अगली चीज क्या है जी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ओके, मुझे प्रोविडेंट फंड को देख लूँ कि प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मुझे प्रोविडेंट फंड के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़े से लेट जाके दी हुई है इसने आगे, और वो कहता है कि जी कंपनी ऑपरेट्स रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब ये है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकग्नाइज है। अगर वो रिकग्नाइज है तो फिर वो प्रोविडेंट फंड की जो भी कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो अलाउड है एज ए एक्सपेंस। अगर वो रिकग्नाइज नहीं है तो फिर वो अलाउड नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 50,000, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऑडिटर फीस 10,000, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको ओके करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिगर लिखिए लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस आपके 4200 हैं, 42,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 पेड टू टैक्स कंसल्टेंट फॉर कंटेस्टिंग एन अपील बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ एफवीआर। आपको पता है कि ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ एफवीआर है ये एक शिकायत का महकमा है कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका कोई भी जो टैक्स लगाया गया हो, अगर आपको उससे कुछ शिकायत, तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाके केस करते हैं, और नॉर्मली ये टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये चूंकि एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ये आप समझ लें एक केस लड़ रहे हैं अपने काम के लिए कि आपकी किसी तरीके से टैक्स की लायबिलिटी कम हो सके, और इस 10,000 रुपये से बिजनेस का डायरेक्ट कोई एक्सपेंस का ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम इस लीगल चार्जेस को एज ए एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे और ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है जी। इससे अगला बात आ गई इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बारे में कुछ जिक्र मौजूद नहीं है सवाल में। इससे अगली बात आ गई कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर इज अ कैपिटल आइटम। आप डिबेंचर का मतलब होता क्या है, डिबेंचर बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट होता है, यानी कि जिस तरीके से आप बॉन्ड्स की बात करते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उसको हम फाइनेंस में या कंपनी लॉ में डिबेंचर्स भी कहते हैं। तो डिबेंचर्स इशू करने की जो कॉस्ट है दैट इज 70,000, और आपको पता है कि ये नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये डिबेंचर की कॉस्ट में शामिल हो जाता है, तो इसलिए इस 70,000 को भी हम एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या मतलब है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ऑब्वियसली अलाउड। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट, अब ये आपके ऑफिस के अंदर चोरी हुई है 15,600 रुपये। अब इस किस्म की जो एम्बेजलमेंट के लॉसेस हैं ये नॉर्मली आपको कंटेस्ट करने पड़ते हैं एफवीआर के साथ, ठीक है। और ये एफवीआर के फिर नुमाइंदे इसके बारे में फैसला करते हैं कि वो इसको अलाउ कर रहे हैं या नहीं अलाउ कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऑफिस आवर्स के बीच में कोई ऐसा मसला हो जाए तो वो अलाउ होती है, और ऑफिस आवर्स के बाद नॉर्मली अलाउ नहीं होती, ठीक है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है उसने हमें बता दिया सवाल में, जस्ट टू मेक अ लिटिल बिट इजी,
एम्बेसलमेंट जो है वो थेफ्ट की वजह से हुई है, जो कि एक एम्प्लॉय ने की आफ्टर ऑफिस आवर्स, और आगे लिख लिख दिया कि नॉट अलाउड बाय एफबीआर, और एफबीआर ने इसको अलाउ नहीं किया। चूंकि नहीं किया इसलिए हम ज़ाहिर है इसको फिर एड बैक कर देंगे, डिडक्टेबल नहीं रखेंगे। आगे रेट्स एंड टैक्सेस आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। बैड डेट एक्सपेंस के बारे में 25,000 आपको बता दिया है कि जी 25,000 है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि कमिश्नर इनकम टैक्स ने सिर्फ और सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस माने हैं अप टिल 9,000। ठीक है, आपको पता है कि अकाउंटिंग का बैड डेट जो है वो एस्टिमेट की बुनियाद पर होता है, और इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो एक्चुअल को मानता है, तो वो उसने 9,000 तक माने हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 45,500, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें अलाउ कितनी हुई है 76,000। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो अकाउंटिंग में लिखी है वो कम लिखी है, और जो एफबीआर ने अलाउ की है वो ज़्यादा की है। अभी तक हम चूँकि डेप्रिसिएशन को समझ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि बाज़ औक़ात इनिशियल अलाउंस या बाकी अलाउंसेस की वजह से अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कम होती है और एक्चुअल जो एफबीआर अलाउ करता है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे वो इम्पैक्ट है कि वो ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट आइटम है जी एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स का मतलब है कि ये कंपनी ने एडवांस इनकम टैक्स पे किया है, तो जाहिर है ये एक्सपेंस नहीं है, तो ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ज़रा इनकम साइड को ज़रा देख लूँ दोबारा जाके ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, मुझे डिबेंचर्स के ऊपर डिबेंचर इशू करने पे प्रीमियम मिला है, बिल्कुल सेम है जिस तरीके से प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स होता है या प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ प्रॉफिट स्टॉक्स होता है। तो ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, ये इनकम का हिस्सा नहीं है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। ओके, अब बात आ गई कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन को सबसे पहले मैंने ये देखना है कि ये कैपिटल गेन की थ्योरी में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो आपको याद होगा कि कैपिटल गेन को जब हमने पढ़ा था, कैपिटल गेन 3 किस्म के कैपिटल गेन्स थे। एक कैपिटल गेन था जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र हुआ था, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में शामिल थी। दूसरा कैपिटल गेन था जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का जिक्र था, वो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में शामिल थी। और तीसरे बाकी सारे कैपिटल गेन थे जो कि नॉर्मल ब्लॉक ऑफ इनकम में शामिल थी। तो अब यहाँ पे लफ्ज जो लिखा है वो सिर्फ शेयर्स लिखा हुआ है। नाउ दिस शेयर्स कैन बी पब्लिक, कैन बी प्राइवेट। अगर ये पब्लिक है तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा, अगर ये प्राइवेट है तो फिर ये नॉर्मल इनकम में जाएगा। मुझे जाके इसको पढ़ना पड़ेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है या नहीं है, उसके बाद फैसला हो सकेगा। ये जी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। कैपिटल गेन रिलेट्स टू शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोल्ड आफ्टर 12 मंथ ऑफ इट्स एक्विजिशन। सबसे पहली बात, चूंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका मतलब है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में शामिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये 12 महीने के बाद यानी कि 1 साल के बाद हुई है, इसका मतलब है कि इस कैपिटल गेन का सिर्फ 75% ही पे टैक्स लग सकेगा। टोटल कैपिटल गेन इसका टैक्सेबल नहीं होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं और आई होप आपको याद आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इनकम, बैड डेट रिकवर्ड एंड प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर आ गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, जो हमारा रीसेंट और लेटेस्ट टॉपिक है। आपको याद है कि डिविडेंड इनकम जो है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस का जो असल काम है वो डिविडेंड का नहीं है, बल्कि वो चीजें सेल वगैरह करने का है। तो डिविडेंड इनकम आपको पता है कि एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम के तहत उस पर 15% नॉर्मली टैक्स अप्लाई होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज प्रॉफिट ऑन डेट, इस पे भी 15% टैक्स अप्लाई होता है। अब मुझे देखना ये कि ये इनकम ग्रॉस है या ये इनकम नेट है, यानी कि इस पे टैक्स निकाल के ये फिगर है या टैक्स के साथ ये फिगर है। ये मुझे उसने यहाँ पे बता दिया है कि प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड इनकम इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 15%। इसका मतलब है 15% टैक्स निकालने के बाद ये वाली फिगर्स आई हैं। ठीक है, एक और चीज जो ऊपर लिखी हुई थी कि बैड डेट रिकवर्ड, कि पुराने कोई बैड डेट थे जो कि हमारे डूब चुके थे, अब हमें वो पैसे वापस मिल गए। उसके बारे में सवाल में मुझे उसने बता दिया है कि बैड डेट रिकवर्ड वर नॉट अलाउड बाय कमिश्नर इनकम टैक्स इन द पास्ट, ये पहले अलाउ नहीं किए गए थे। ठीक है, मतलब है इस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स जो है वो जो कि अलाउ नहीं किए गए थे, इसका मतलब है इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई है। अब हम मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पता है कि बिजनेस इनकम में ज़ाहिर है हमने जो स्टार्ट करना है
वो हमारी कोशिश होती है कि हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर हम उसको रिवर्स करके उस सारे के सारे प्रोसेस को चलाते जाएं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट मौजूद है दैट इज 874,800। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा जी ट्राई स्टार एंड कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2020। इसके बाद सबसे पहली चीज़ ज़ाहिर है मुझे जो लिखनी है वो क्या लिखनी है कि मुझे सबसे पहले ये मेंशन करना है कि मेरा जो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो कितना है। मैं इसमें लिख लेता हूँ दोबारा कि मेरे पास जो फिगर आ रही है नेट प्रॉफिट की वो आ रही है 874,800 874,800। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी और मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ 874,800। दिस इज माई नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यहाँ से मैंने अपना सवाल शुरू कर दिया। ओके, इसके बाद आपको याद होगा सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम थी वो ऑफिस सैलरीज के हवाले से प्रॉब्लम थी कि 2 लाख रुपए की लिखी हुई है, लेकिन इनकम ये डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन में मेंशन है 56,000 जो है वो FBR ने अलाउ नहीं की। ठीक है, इसका मतलब है अब यहाँ पर हम अपना वहीं से काम शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं जो कि एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं और हम उन एडमिजिबल एक्सपेंसेस को हैंडल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑफिस सैलरीज की जो फिगर थी उसको मैं 56,000 के ऊपर मैंने उसको लिख लिया, इसलिए कि 56,000 थी मेरे जो बेसिक जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर मेरे पास मौजूद थे कि 56,000 की जो फिगर है वो एडमिजिबल नहीं है। उससे अगली बात मेरे पास आई थी जी सन्ड्री एक्सपेंसेस की। मैं दोबारा चलूँ और मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देख लूँ और सन्ड्री एक्सपेंसेस की जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने 8600 के मुताबिक उसको मैंने ऐड बैक कर लिया, इसलिए कि ये आपको याद होगा कि ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं ये बेसिकली क्या है, दीज आर डोनेशन। ये जो अमाउंट है ये बेसिकली डोनेशन है अंडर सेक्शन 61। ठीक है, क्योंकि ये अंडर सेक्शन 61 डोनेशन थी इसलिए ये अलाउ नहीं थी। आप कहें तो मैं इसको मजीद कर लेता हूँ कि डोनेशन अंडर 61 नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। एज ए एक्सपेंस ये अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हमने फिर इसको यहीं पे थोड़ा सा इस कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो आपको याद होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस में 4800 एज सेल टैक्स पेड ऑन इंटरनेट बिल। मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो एक्सपेंस का हिस्सा बन गया है और बीइंग एक्सपेंस का हिस्सा अब ये सेल टैक्स नहीं है बल्कि ये एक्सपेंस बन गया है, एक्सपेंस इंटरनेट एक्सपेंस। दैट इज वाई इसमें फिर हमें किसी भी किस्म की कोई जो भी हमारा इसमें पॉइंट है हमारे पास किसी भी किस्म का इशू इसके अंदर अब नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा आगे अब अगर चलें तो नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 पेड टू टैक्स कंसल्टेंट। ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट के बारे में सवाल था, टैक्स कंसल्टेंट के सवाल को हम देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये तो आप चूंकि एक किस्म की लिटिगेशन में जा रहे हैं इसलिए आपको ये एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है, तो ये फिर इस किस्म की जो टैक्स कंसल्टेंट की फीसेज हैं वो FBR उसको अलाउ नहीं करता, तो ये भी हमारा एज ए एम्प्लॉयबल एक्सपेंस कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं आगे हमने इसको किस तरीके से किया है। तो लीगल चार्जेस जो है 10,000, मैं अगर इसको कर दूं कि जी पेड टू लॉयर या कंसल्टेंट फॉर FBR ट्राइब्यूनल, क्योंकि ट्राइब्यूनल इसलिए ये अलाउड नहीं है। आगे हम मजीद इसमें से देख लेते हैं जी मजीद इश्यूज क्या है। मैं एक दफ़ा प्रोविडेंट फंड आपको पता है चूंकि रिकॉग्नाइज है इसलिए इशू नहीं है इसके अंदर। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉर्मल एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर, ज़ाहिर है जो कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर है इट इज अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि ना ये एक्सपेंस है ना ये इनकम है, रादर देन ये एक्सपेंस के बजाय ये उस डिबेंचर की कॉस्ट में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। इसको भी हम जाके उसी तरीके से लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अलाउड जो है दैट इज 70,000। वो मैंने सारे के सारे जो अमाउंट थी कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर की वो मैंने
वापस ऐड बैक कर दी है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में मैं अगर दोबारा देखो, कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब है कि ये कंपनी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया डिबेंचर के ऊपर, तो ये तो ज़ाहिर है अलाउड होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटम इज लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि आप ऑफिस में से कुछ पैसे चुरा लिए जाएं, चाहे वो डायरेक्ट चोरी हो जाए, चाहे वो कोई किताबों में गड़बड़ करके पैसे चुरा लें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट के बारे में नॉर्मली जो रूल्स हैं वो ये है कि ये एम्बेजलमेंट इसलिए होती है कि आपके बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही होती है, इसलिए एफबीआर नॉर्मली इस किस्म के एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करता, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है। इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली हमें सवाल में ही बता दिया गया है कि ये जो थेफ्ट हुई है इसकी वजह ये बनी कि ऑफिस आवर्स के बाद कैशियर रूम में जाके किसी एम्प्लॉय ने थेफ्ट की है और ये एफबीआर ने इसको अलाउ नहीं किया। हम बड़े आराम से इसको, क्योंकि सवाल में बता दिया गया है कि एफबीआर ने अलाउ नहीं किया, तो हम बड़े आराम से इसको ऐड बैक करने की पोजीशन में है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आता जा रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट के बाद रेट्स एंड टैक्सेस। इसके बारे में जो कि कोई डिस्कशन नहीं है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस 25,000 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव किया सिर्फ 9,000। अब आप देखें, हमने लिखा 25,000, इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव किया 9,000। इसका मतलब है जो रिमेनिंग 16,000 है उस पर सवाल उठ गया, और वो 16,000 जो कि अलाउ नहीं है, इसलिए इस 16,000 को हम मैंने ऐड बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अल्फाज पे बड़ा गौर करना है। यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है कि इतने उसने अप्रूव किए हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जितने अप्रूव नहीं किए उसको ऐड बैक कर लो 16,000। अगर फर्ज करें यहाँ पे लिखा होता कि 9,000 अप्रूव नहीं किए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 16,000 अप्रूव किए हैं, तो जितने अप्रूव नहीं किए वो हमने ऐड बैक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने अप्रूव नहीं किए वो कितने हैं, वो 16,000 है, हम उसको ऐड बैक कर लेते हैं जाके। ये मेरे पास आ गया जी बैड डेट एक्सपेंस 16,000, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आफ्टर बैड डेट एक्सपेंस मेरे पास जो फिगर आई वो कौन सी आई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम टैक्स। ये दो एक्सपेंस साइड पे फिगर रह गई। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 45,000, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है वो कितना कर रहा है, 76,000, ठीक है। यानी कि नॉर्मल केस में एफबीआर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता है, लेकिन आप चूंकि अब डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं, इनिशियल अलाउंस और सारे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड देखे हैं आपने, तो आपको पता है कि बहुत दफा ऐसा भी होता है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम होती है लेकिन एफबीआर की जो अलाउबल लिमिट है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वही वाला केस हुआ है, ठीक है। तो हम इसको आपको याद होगा हमारे पास दो अदर तरीके थे। एक तरीकेकार तो ये था कि हम इन दोनों को माइनस करके लिख लें, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर हम इन दोनों का एडजस्टेड फिगर ले लें तो उस सिचुएशन में इसकी फिगर फिर माइनस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए कि एफबीआर ने ज्यादा अलाउ किया हुआ है और अकाउंटिंग फिगर कम है। दूसरा तरीकेकार ये था कि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग फिगर है उसको आप ऐड कर लें और जो एफबीआर ने अलाउ किया उसको आप माइनस कर लें, ठीक है। तो जो भी तरीकेकार आपको बेहतर लगे आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर है। इन एडवांस इनकम टैक्स जो कि एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए एडवांस इनकम टैक्स ज़ाहिर अलाउ नहीं है। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आराम से। और ये मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि अलाउ नहीं है पूरे का पूरा, और मैंने 45,000 और 500 को लिख लिया। और इसके साथ ही जो आपका एडवांस इनकम टैक्स है, ये मिस्टेकनली आ गया है, आपका जो एडवांस इनकम टैक्स है 15,200, इसको भी मैंने लेस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मजीद मेरे पास जो फिगर्स हैं मैं उसको कर लेता हूं कि अब एडमिजिबल एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी अलाउ की है एफबीआर ने, 76,000, ठीक है। अब आप देखें, अगर आप गौर करें तो ये 45,000 जो है ये बेसिकली, मैं अगर इसको तरीके से लिखूं तो ये बेसिकली जमा हो रहा है 45,000, और अगर मैं इसको दोबारा बताऊं और माइनस क्या फिगर हो रही है, माइनस हो रही है 76,000, ठीक है।
तो आप अगर इसका नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो अलजेब्रिकली आपको इसकी फिगर माइनस नजर आएगी। ठीक है, अगर आप चाहें आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं। 45,000 माइनस 76,000 माइनस 31 की फिगर अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, 45,000 की जगह माइनस 31,000 की फिगर लिख लें, तो भी ये सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए कि लॉजिकली ये बिल्कुल ठीक ही जगह पर रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन वगैरह के मसाइल भी बड़े यहाँ पे क्लियर तरीके से हल हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। ओके जी, ये हमारे पास एक्सपेंसेस की सारी डिटेल हमारे पास आ गई। अब हम मूव करते हैं इनकम साइड पे। इनकम साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा क्लियर है कि वो हमें पहले ही से पता है कि उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। प्रीमियम ऑन इशूएंस ऑफ डिबेंचर, अगेन आपको याद होगा कि जब आपको शेयर्स इशू करने पे प्रीमियम मिलता है, जब आपको प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने पे प्रीमियम मिलता है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता बल्कि वो बैलेंस शीट की फिगर है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल अकाउंट की फिगर है। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए अब मैं करूंगा क्या, मैं बड़े आराम से यहाँ पर जाकर मैं जब दोबारा अपनी मजीद फिगर्स को ऐड करूंगा तो मैं बड़े आराम से लेस करूंगा, लेस इनकम नॉट टैक्सेबल, वो वाली इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल्ड कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आता रहे, वो इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी इनकम को मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने इनकम को एडजस्ट कर लिया प्रीमियम इशूएंस ऑफ डिबेंचर 19,600, और मैंने रीजन क्या लिखी, मैंने कहा कि ये इनकम ही नहीं है। ठीक है, ये तो कैपिटल अकाउंट है। इससे अगली बात, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि ये शेयर कौन से हैं, इस पे कैपिटल गेन होता भी है नहीं होता। तो मैं अगर नीचे जाके देखूं सवाल के अंदर तो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो कैपिटल गेन है इसका ताल्लुक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के साथ है, और ये हमने 12 महीने के बाद बेचे हैं। ठीक है, तो आप जरा याद रखिए जरा बेसिक बात, कैपिटल गेन टोटल है कितना इसके ऊपर, दैट इज 15,000। ठीक है, मैं अगर दोबारा इसको कंफर्म कर लूं ताकि गलती का चांस ना रहे, कैपिटल गेन है 50,000। कैपिटल गेन है कितना, 50,000। सबसे पहले अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता, और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब था कि मैं इसको यहाँ पे पूरी फिगर इससे माइनस कर देता, लेकिन ये चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसलिए ये नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स होती है। ठीक है, अब सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर ये 1 साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो गई होती, डिस्पोजल हो गया होता, तो ये पूरा 50,000 रुपये जो कैपिटल गेन था इस पे टैक्स अप्लाई हो जाता। लेकिन चूंकि ये 1 साल के बाद किया है तो आप इस पे 50% नहीं, इसका सिर्फ 75% टैक्सेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर इसका 75% टैक्स होना है, कितनी फिगर ने टैक्स होना है, तो इसकी सिर्फ इस फिगर ने टैक्स होना है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 25% है उस पे टैक्स अप्लाई नहीं होना। ठीक है, ये फिगर बेसिकली कितनी रह गई, ये फिगर ये रह गई 12,500 रुपये। अब आप इस पॉइंट को जरा समझ लें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सवाल है इसके अंदर ये जो 50,000 रुपये की फिगर इनकम में लिखी हुई है, आपने 50,000 रुपये पे टैक्स नहीं लगाना बल्कि सिर्फ 75% यानी कि 37,500 पे टैक्स लगाना है। ठीक है, सिर्फ 37 पे टैक्स लगाना है। तो मैंने किया क्या, मैंने सिंपली इस टोटल इनकम में से 12,500 की फिगर लेस कर दी। जब मैंने 12,500 की फिगर माइनस कर दी है तो अब 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा बल्कि 50,000 की फिगर ऊपर लिखी हुई है, मैंने यहां से जो कि माइनस 12,500 कर दी, हुआ क्या, ऑटोमेटिकली जो टैक्स है वो अब किस अमाउंट पे लग गया, टैक्स ऑटोमेटिकली बड़े आराम से 37,500 पे लग गया मेरे इस 12,500 माइनस करने की वजह से। ठीक है जी, ये पॉइंट थोड़ा सा तब आपकी अटेंशन चाहेगा, इसलिए आपने इसको समझ के करना है। ठीक है, कि मैंने इसको 12,500 यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आप देखें डिविडेंड इनकम के एफटीआर होता है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने करना ही नहीं है। प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जो कि एफटीआर के तहत होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको भी मैंने यहाँ पे हैंडल नहीं करना। ठीक है, इन दोनों को चूंकि मैंने हैंडल नहीं करना इसलिए इन दोनों को मैं निकाल दूंगा यहाँ से।
आप देखें मैंने इसको यहाँ पे किया क्या, मैंने बड़े ही आराम से, मैं अगर पहले इन दोनों को कर लूँ, डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि ये दोनों टैक्स है, एफटीआर है, मैंने इन दोनों को यहाँ से माइनस कर दिया क्योंकि इस पे तो इनकम ये टैक्सेबल है ही नहीं, ठीक है, एग्जाम्प्ट तो नहीं है लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है, ये एफटीआर के तौर पर एडजस्ट हो, ये मसला हल हो गया। अच्छा जी, अगली बात आई, लास्ट बात, बैड डेट रिकवर्ड 18,000 रुपये। देखिए बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या है, बैड डेट रिकवर्ड का मतलब है कि ये वो बैड डेट है जो असल में आपका पहले डूब चुका था, अब समहाउ वो बंदा आया और उसने आपको पैसे दे दिए 18,000 रुपये। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये आपके पैसे डूबे थे उस वक्त क्या आपको टैक्स में बेनिफिट हुआ था, मुझे ये देखना है। मैं अगर अपने सवाल की इंफॉर्मेशन में जाऊं तो मुझे ये पता चलेगा कि इस अमाउंट पे मुझे कमिश्नर इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं किया था, यानी कि उसने मुझे बेनिफिट नहीं दिया था। देखें अगर उसने मुझे उस वक्त बेनिफिट नहीं दिया था, इसका मतलब है इस 18,000 रुपये पे कि मुझे बेनिफिट नहीं मिला था, इसलिए इस 18,000 रुपये पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। तो अगर मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं तो क्या मैं दोबारा टैक्स पे करूंगा? ऑब्वियसली नॉट। तो चूंकि मैंने दोबारा टैक्स पे नहीं करना, इसलिए मैं सिंपली इस इनकम को यहां से निकाल लेता हूं और मैंने बैड डेट रिकवर्ड की जो फिगर है वो यहां से माइनस कर दी। मैंने लिखा भी यही, बैड डेट रिकवर्ड नॉट अलाउड इन पास्ट मीन ऑलरेडी टैक्स्ड, ठीक है, मीन ऑलरेडी टैक्स, ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। तो मैंने इस 18,000 रुपए की फिगर को भी यहां से निकाल दिया। ये मेरे पास जी सारी पोजीशंस आ गई, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, मेरे पास ये सारी सिचुएशन आ गई। अब आप दोबारा अगर सवाल को देखें तो मैंने नेट प्रॉफिट से शुरू किया, मैंने वो सारे एक्सपेंसेस ऐड किए जो कि इनएडमिसिबल एक्सपेंस थे, ठीक है। मैंने उसके बाद लेस किया एडमिसिबल एक्सपेंस, उसके बाद मैंने लेस कर दिया वो वाली इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं है। ये जब मैंने सारा कुछ कर लिया तो मेरे पास अब जो सिचुएशन आई है इनकम के लिहाज से वो क्या आई, जो मेरी नेट प्रॉफिट बनी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर, एनटीआर स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टैक्स रेजिम, वो मेरी इनकम कितनी बनी 9,09,110, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर मेरे पास आ गया 9,09,0100 रुपये। अब यहाँ पे आप में से बहुत से लोग एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे, वो करेंगे क्या, वो मिस्टेक ये है कि आप ये देखेंगे और आप कहेंगे चूंकि इस कंपनी का नाम है ट्राई स्टार एंड कंपनी, इसलिए इसके ऊपर कंपनी का टैक्स रेट लगा देंगे। आप में से कुछ लोग, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ट्राई स्टार एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान में कंपनी के लिए ज़रूरी होता है 99% केसेस के अंदर या तो कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा होता है या उसके साथ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा होता है। जितनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उनके साथ लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा होता है, जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके साथ पीवीटी लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा होता है, ठीक है। तो ट्राई स्टार कंपनी इज नॉट अ कंपनी अनटिल अनलेस अगर यहाँ पे लिखा होता है ट्राई स्टार लिमिटेड या ट्राई स्टार प्राइवेट लिमिटेड, फिर हम कहते हैं ये कंपनी है। क्योंकि ये कंपनी नहीं है इसका मतलब है इसका जो स्टेटस है वो क्या है, इसका स्टेटस है आपके पास नॉन सैलरीड पर्सन का स्टेटस है आपके पास, ठीक है। तो हम इस पर जो टैक्स लगाएंगे वो नॉन सैलरीड पर्सन के हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इस एफटीआर के मसले को हैंडल कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए मजीद मुश्किल का बाइस ना बने। सबसे पहले मैं अगर इस एफटीआर के केस को देख लूँ तो सबसे पहले मेरे पास जो इशू आया वो आया डिविडेंड इनकम एज एफटीआर 25,000। देखें मेरी डिविडेंड इनकम बेसिकली थी कितनी 21,250। ये जो 21,250 है, ये बात याद रखें, ये 15% टैक्स के बाद है। ये क्या है जी, ये है आफ्टर 15% टैक्स। अगर 15% इसमें से निकल चुका है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिगर है ये बेसिकली सिर्फ 85% है। अगर मुझे पूरी फिगर निकालनी हो सिंपल सा तरीकेकार होता है, मैं इसी फिगर को डिवाइड कर दूं इसकी परसेंटेज के साथ, ठीक है। अगर मैं इसी की फिगर को डिवाइड कर दूं इसी की परसेंटेज के साथ
मेरे पास ये जो फिगर आती है ये 100% फिगर होती है। इट्स अ सिंपल अरिथमेटिक्स जो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 15% टैक्स निकालने के बाद मेरे पास फिगर आई थी 21,250, क्योंकि इसमें से 15% टैक्स निकला हुआ है, इसका मतलब है ये रिमेनिंग फिगर 85,000 है या 85% है। मैं अगर इसको इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूं तो मेरे पास फिगर आएगी, वो आएगी 25,000। अब इस 25,000 पे देखें मैंने असल में टैक्स कितना पे किया होगा, 15%, है ना। ये देखें 3,750। तो अब आप दोबारा अगर देखें 21,000 में से मैं अगर 3,750 निकालूं तो 21,250 वही वाली फिगर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंपली किया, ये हमने ये फिगर मालूम कर ली। इस पे चूंकि 15% के हिसाब से टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट एट द रेट ऑफ 15%, ऑलरेडी जो कि डिडक्ट हो चुका है, इसलिए मुझे किसी भी किस्म के मजीद एक्सपेंस की फिगर नहीं है, इसका मेरा मसला हैंडल हो चुका है। सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर कि मेरा प्रॉफिट ऑन डेट का भी यही हिसाब किताब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो इसके लिए भी मैंने बिल्कुल यही वाला काम किया। जो कि मेरे पास प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा हुआ था 55,250, और ज़ाहिर ये जो कि 85% है, मैंने इसको सिंपली दोबारा 85% से डिवाइड किया तो मेरे पास 100% का प्रॉफिट ऑन डेट आ गया। ठीक है जी, ये मसला भी मेरा बिल्कुल हैंडल हो चुका है। तो मैं इस सारे जो मैस है इसको साफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये हमारे पास दोबारा जी इनकम अंडर FTR साइड पर होगी। ठीक है, मैं दोबारा देख लेता हूँ कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे अब दोबारा देखूं तो अब मुझे नजर आया टैक्स ड्यू यूजिंग नॉन सैलरीड रेट। ठीक है, 40,910 रुपये, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे शीट खोली हुई थी। तो आप देखें जो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो रेट्स थे वो थे, अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक हो, जो वो रेट्स थे वो ये थे 10,000 प्लस 10% एक्सीडिंग 6 लाख रुपीज। ठीक है, मैंने इसी रेट के मुताबिक ये रेट यहाँ पे लगाया, 10,000 प्लस 10% एक्सीडिंग 600,000। मेरे पास जो टैक्स की फिगर आ गई वो आ गई 40,910। ठीक है, देखिए मेरा जो टैक्स ड्यू बना 9,09,000 पे, वो कितना बना, 40,910 रुपए। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या किसी किस्म की एवरेज रिलीफ या बाकी कुछ अवेलेबल तो नहीं है मेरे पास। तो आपको याद होगा ऊपर एक फिगर लिखी हुई है जो कि क्या है, सन्डरी एक्सपेंसेस। मैंने डोनेशन पे की थी अंडर सेक्शन 61। ये एक्सपेंस के तौर पर अलाउ तो नहीं है, मगर इसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा डोनेशन का। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा कोशिश करता हूँ, पहले मैं निकाल लूँ अपने एवरेज रिलीफ ऑन डोनेशन। तो आपको पता है एवरेज रिलीफ ऑफ डोनेशन बेसिकली होती क्या चीज़ है। ये एवरेज रिलीफ ऑफ डोनेशन निकलती कैसे है कि जो मेरा टैक्स है 10,910 डिवाइडेड बाय मेरी इनकम 9,09,100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जिस पे डोनेशन निकलनी है 8600। ये मैंने जब निकाली मेरे पास जो एवरेज रिलीफ आया डोनेशन पे वो 387 आ गया। और मुझे ये भी याद है इसी सवाल के अंदर जब मैंने नीचे देखा था तो मुझे ये पता है कि एडवांस इनकम टैक्स भी मेरी कंपनी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया है 15,200। ठीक है, इसको भी मैं अपने पास से एडजस्ट कर लेता हूँ, एडवांस इनकम टैक्स पेड। तो ये जो एडवांस इनकम टैक्स है मेरा ये भी 15,200 आ गया। और चूंकि ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसका मतलब है कि अब जब मैं निकालूंगा तो जो मेरा टैक्स पेबल है विद इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो मैंने टैक्स पे करना है दैट इज 25,323। ठीक है, ये मेरा टोटल टैक्स पेएबल है जो कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ निकालना है। ठीक है गाइस, आई होप कि ये एक जो सवाल है ये खासा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि ये सवाल अगर आप लोग एक दो दफ़ा गौर से देखेंगे इस लेक्चर को तो आप बड़े आराम से फिर अपने सारी असाइनमेंट भी सॉल्व कर सकेंगे और इस सारे क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।